स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हो जन टीवी की खास पेशकश गहलोत साहब का बजट, उम्मीदों का बजट। बजट कैसा होना चाहिए, सरकार ने प्री टॉक्स की, लोगों की क्या उम्मीदें हैं उन्हें जानने की कोशिश की। हर सरकार यही करती है जिसे हम कहते हैं बजट पूर्व चर्चा। बजट परामर्शदात्री समिति से चर्चा की जाती है जिसमें अलग अलग सेक्टर के लोग होते हैं। हम भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए, बजट कंप्लीट हो चुका है लेकिन हम जनता के बीच उस भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है, कि बजट हो कैसे। हमने अलग अलग सेक्टर के मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि युवा है, स्टूडेंट है। और हमारे साथ पंकज गुप्ता जी 40 के जनरल सेक्रेटरी जुड़ रहे हैं, चारू गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अलग अलग जगह से लोगों ने जन टीवी के लिए अपने विचार भेजे, मैं उन्हें दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के पास आते हैं। सबसे पहली अपेक्षा यही है कि राज्य सरकार नौकरियों की घोषणा करे और पिछली जो लंबित भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, रोजगार के नए केंद्र उपलब्ध करवाए। राज्य सरकार का निश्चित रूप से बजट जो आने वाला है वो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा बजट होगा, क्योंकि जिस तरीके से माननीय पायलट साहब पहले भी कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने ओपन स्पीच में बोला हुआ है कि युवाओं के कंधों पे ये राजस्थान सरकार आई है, तो युवाओं की बेरोजगारी से रिलेटेड भी हम ये समझते हैं कि अच्छा बजट आने वाला है। चिकित्सा के रूप में भी एक अच्छी घोषणाएं होने वाली है। जी, एक स्टूडेंट को बजट चाहिए, ऐसा है कि उसमें बेरोजगारों को विशेष ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकल जाए और भर्तियां जो भी निकले उनमें कोई भी कानूनी अड़चन ना हो। जो भी अड़चन होती है उनको दूर करने का सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे, ना कि बेरोजगारों को उसके लिए मतलब घुमाए, हाई कोर्ट के चक्कर कटवाए, रीट वगैरह लगाने की जरूरत नौबत ना आए। देखो, केंद्र सरकार ने अपना बजट घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी राहत टैक्स में अपन को दी है, तो इसी भावना के तहत मैं चाह रही हूँ कि जो राज्य सरकार है वो जन सुविधाओं को लेकर अपना जो भी कार्य कर सके वो करे, और अपनी तरफ से जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे करने का टाइम आया है उनका, कि उन्होंने आपके राजस्थान में जो अपनी सरकार बनाई है वो यही कहकर बनाई है कि महंगाई कम करेंगे। मजबूत और जरूरत रोजगार है, और अभी राजस्थान सरकार है जो ना यूनिवर्सिटीज में फंड दे रही है, ना युवाओं के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई कर रही है। मेरा मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स खोले जाएं, विश्वविद्यालयों को फंड दिया जाए, जिससे युवाओं को कौशल विकास, शैक्षिक स्तर पर बढ़ावा मिल सके। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और उनकी अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। उनके लिए इंस्टीट्यूट या इस टाइप से कुछ एकेडमी खोलनी चाहिए जहाँ पर उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। तो बजट में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उनको लिए फायदा होना चाहिए, लगान में कम होना चाहिए, अनाज का भाव वाजिब होना चाहिए। गरीब आदमी को महंगाई बहुत आकाश में छू रही है, मजदूरी नहीं है, इसलिए महंगे हो रहे हैं। तो मजदूरी खोले सरकार और बजट पे कम से कम ध्यान दें। घोषणाएं थी उसके विपरीत काम कर रहे हैं। नए रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं, न भत्ते की बात कर रहे हैं, न पूर्ण कर्जा माफी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को बिजली मुफ्त करने की, दरें कम करने की बात थी, दरें बढ़ा दी गई है। तो ऐसे हालात में आप कहाँ ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पर्टिकुलर एरियाज में ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, जिससे कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाए और वो घर बैठे भी अपना कुछ काम कर पाए। इसके अलावा आजकल वुमेन्स की सेफ्टी को लेकर की भी वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, बट और भी एक्स्ट्रा काम किए जाने चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए भी। तो गहलोत सर बजट पेश कर रहे हैं तो हम सब चाहते हैं कि महिलाओं के समर्थन में पेश करें, बेसिकली एजुकेशन। और जैसे अभी शिक्षा से रिलेटेड है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड हुआ है तो इतना बवाल मचा, महिलाएं टंकियों पे चढ़ रही हैं। और तो हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो एक्चुअली एजुकेशन प्लस जो अदर सेक्टर्स है उनको देखते हुए बजट पेश करें। तो हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए। मतलब हमारा मानदेय है 2700 रुपये, तो हम 2700 रुपये में तो कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो। डेली का खर्चा कितना हो जाता है, तो हमारा बजट में भाई कुछ तो बढ़ना चाहिए। राजस्थान सरकार को चाहिए कि कुछ लोगों को आपने सुना, हर कोई उम्मीद करता है बजट से कि बजट में मुझे यह मिलना चाहिए। लेकिन एक मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए।
अक्सर ये कहा जाता था कि हमें हमारी दायरे में चीज मिलनी चाहिए, यानी कि हमारी जो लिमिट खरीद की है उस दायरे में हमें चीजें मिले। लेकिन मैं बड़े उससे देख रहा हूं कि हर व्यक्ति के सामने एक रोजगार बड़ा संकट है, और रोजगार, कानून व्यवस्था, दो ऐसे मुझे लगता है कि बजट पे फोकस करना भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जिन लोगों ने फीडबैक दिया होगा, निश्चित रूप से उनकी पहली ख्वाहिश ये होगी कि आप भर्तियां निकालते हैं उसमें कोई लेकुन ऐसा ना रहे कि युवाओं के साथ उनकी भावनाओं से बड़ा खिलवाड़ होता है, लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, वहां जाके अटक जाता है। वास्तव में इसकी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भर्ती बोर्ड बना दिया गया, तमाम चीजें हैं, बट अभी भी जो लिटिगेशन की कार्रवाई में जो फंस जाती हैं, वह एक मुझे लगता है कि युवाओं के साथ में एक धोखा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो ठगा हुआ सा महसूस करता है। चलिए, मेरे साथ योगेंद्र जोशी साहब है। जोशी साहब, अशोक गहलोत साहब ने पिछले बजट में दो चीजों का अनाउंसमेंट किया था। एक तो हर थाने में महिला डेस्क, और उसके साथ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और जब डिमांड्स आ रही थी पुलिस की, तो क्योंकि गृह विभाग भी इन्हीं के पास में है, तो यह कहा गया था कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि किसी ने एफआईआर दर्ज कराई। चाहे 0 एफआईआर हो, संबंधित थाने में जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज होनी है। और अगर थाने में नहीं होती है तो एसपी जिम्मेदार है, उसको एफआईआर दर्ज करके संबंधित थाने तक पहुंचाए। लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन बनी हुई है, वो निश्चित रूप से एक चुनौती है सरकार के सामने, खासकर उन बेल्ट में जहां हमारे बिजनेस हब कहे जाते हैं, चाहे वो बहरोड हो, चाहे टपुकड़ा हो, चाहे भिवाड़ी हो, निमराना हो। वहां के व्यापारियों की स्थिति पूछिए, उनसे क्या पोजीशन है। उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम जो पैसा जेब में लेके जा रहे हैं वो घर तक भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये चुनौती है सरकार के सामने। तो इस बजट में उम्मीद करते हैं कि पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। महिला डेस्क है, सीसीटीवी कैमरे हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आज तक ये जितनी भी घोषणाएं की जाती हैं, ये अमली जामा पहनने में बहुत टाइम लगता है, और पहनने से पहले फिर दूसरी कोई बात आ जाती है, वो पीछे रह जाती है नेपथ्य में, और नई बात के लिए बहस होने चालू हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह का आपने बताया है कि अलवर है, भिवाड़ी है, वहां के लोग हैं, वहां के आपने तो राजस्थान में देख लीजिए, अंदर चांदपोल बाजार है, अंदर का जवाब ये अंदर के बाजार है, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है, यहाँ के बाजार है। यहाँ के व्यापारी भी अपना पैसा लेन देन सब करते हैं, बैंकों से पैसा निकालते हैं, ले जाते हैं। लेकिन आज भी स्थिति ये है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए तो हैं। आज इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना रखा है, उस अभय कंट्रोल रूम, उसमें दुनिया भर के कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि कहीं जाम लगा हुआ है बहुत देर तक, तो क्या उस जाम के बारे में पुलिस वालों को पता नहीं चलता? उस जाम को खुलाने के लिए कोई आता नहीं है, वो अपने आप ही कहीं दाएं बाएं होकर के चले जाते हैं। इन सब चीजों के लिए इनको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान बना करके सुधार के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि अब हमारे यहाँ साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि जितने अपराध दिन भर में मान लीजिए 100 होते हैं, तो उसमें से 70 अपराध साइबर क्राइम के अपराध हैं। लूट खसोट के तो छोड़ो, और साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी थानों में एक भी नहीं है। साइबर थाना कमिश्नरेट में खोल लिया, साइबर थाना पीएचक्यू में खोल दिया, साइबर थाना एफएसएल के अंदर खोल रखा है, लेकिन इनसे काम नहीं चलता है। हर आदमी के पैसे निकल रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ेंगे, एटीएम के माध्यम से, एटीएम ब्लॉक के माध्यम से, और किसी माध्यम से दुनिया भर के पैसे निकल रहे हैं, और थाने में जाते हैं तो वो एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। अब ये एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, इसके बारे में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि अगर वो एफआईआर दर्ज करेगा तो उसको मोबाइल पे सूचना पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, जबकि उसको मोबाइल पे सूचना पहुंचनी चाहिए कि तुम्हारी एफआईआर लॉन्च हो गई है, और नहीं हुई है तो उसके कारण उसके ऊपर पहुंचने चाहिए। जी, मैं एक चीज देख रहा हूं, मोबाइल पे मैसेज देने की जो बात मैं कह रहा हूं, वो बात यही है कि सिस्टम तो यही कहता है कि ऑनलाइन जब आप डाल रहे हैं तो आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आपकी एफआईआर जो कट गई है उसके नंबर ये हैं, आप देख सकते हैं इन धाराओं में आपका मुकदमा दर्ज हुआ है। होना तो यही चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति को पर्टिकुलर मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास सबूत है इस बात के, थाने से अगर किसी को परेशान करना, वो चाहता है कि अभी
मेरे थाने में मेरे इसमें कार्रवाई ना हो, चालान अभी पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने गिरफ्तार नहीं किया है, जांच अभी अधूरी है, उसमें चालान पेश करने की कोशिश करेंगे। एसएमएस आ जाता है उनके पास में ताकि रात को ऐसे वक्त कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भी कोई कमिश्नर को पकड़ता है, कोई डीसीपी को पकड़ता है, कोई डीजी को पकड़ता है कि साहब देखिए मेरे तो अभी जांच ही अधूरी है और मेरा पास चालान पेश करने वाले, फिर उसको रुकवाया जाता है। ये अब एसएमएस तो आ रहे हैं लेकिन वो उसका हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में परिवादी एफआईआर की कॉपी लेने जाता है। हाँ। तो थानेदार एसआई ये कहते हैं कि 10 दिन बाद मिलेगी और वो अप्रोच लगाता है तो उसको डराते हैं कि तू कर ले, कुछ भी करना हो तेरे। हम सिस्टम में खो जाएंगे। हाँ। तो लंबी बहस हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि प्रदेश आपके सामने है, अभी बजट में उम्मीद कैसी कर रहे हैं आप पुलिस के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो साइबर क्राइम है उसके संबंध में उम्मीद करता हूं कि सीएम इसके अंदर अलग से प्रोविजन करें, अलग से इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आरपीएस इसके लिए अलग से नियुक्त किया जाए ताकि साइबर क्राइम में हम एक्सपर्ट हो सके। नंबर 1। नंबर 2 है, जो थानों की स्थितियां हैं, जो थाने बन गए लेकिन एक बार बनने के बाद उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, वो खल जल हो गए, बिल्कुल ऐसे खराब हो गए हैं जिनकी स्थिति खराब हो रही है, उनकी रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं है, उनके रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया जाए। तीसरी बात यह है कि गाड़ियां, हमारे वाहन इतने खराब स्थिति के अंदर हैं पुलिस के कि उनके लिए 70 करोड़ रुपया सीएम ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन 70 करोड़ रुपया 70 गाड़ियों के लिए होता है। वो कोई ज्यादा गाड़ियां उससे नहीं खरीदी जा सकती क्योंकि एक गाड़ी के अंदर साल भर का खर्चा देख लीजिए, डीजल का देख लीजिए, ड्राइवर के देख लीजिए, 2 ड्राइवर होते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो आवश्यक चीजें हैं, ये आवश्यक चीजें करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट है, अब आप बताइए रिक्रूटमेंट 2015-16 का रिक्रूटमेंट अब हो रहा है, 3-4 साल से होता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस की मजबूती के लिए रिक्रूटमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को गौर करना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास में, पंकज गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, जितना मैं समझ पा रहा था, एक दौर था 5 साल पहले कि रियल एस्टेट में हर कोई जाना चाहता था, जिसके पास कुछ पूंजी है, जमीन है, तो रियल एस्टेट उसको लग रहा था कि जमीन है मेरे पास में, लोगों को घर भी मिल रहा है और मेरे भी 2 पैसे आ रहे हैं। लेकिन आज अगर बदहाली के दौर से अगर गुजर रहा है तो रियल एस्टेट गुजर रहा है। राजस्थान के अकेले की बात कर ले तो हजारों लोगों को रियल एस्टेट एम्प्लॉय में ऑक्यूपाई कर रखा था। लेकिन आज स्थिति, और जीडीपी की बात कर ले तो 10% शेयर रियल एस्टेट का था। अभी कुछ उम्मीद करें हम कि राजस्थान सरकार हमें कुछ दे सकती है, या 40 से जुड़े जो आप लोगों के विंग है, डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स हैं, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आपके माध्यम से कुछ रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ व्यापार संगठन की एक बात। मैं 40 को रिप्रेजेंट करता हूँ जो राजस्थान का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। बहुत सी ऐसी चीजें जो इस बजट में आम व्यापारी उम्मीद कर रहा है। एक जो आर्थिक, मैं बदहाली तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन एक आर्थिक जो इकोनॉमी के डिप्लेशन में जो इकोनॉमी जा रही है उसके अंदर कुछ न कुछ सपोर्ट की उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमें सबको है। व्यापार जगत बुरी तरह त्रस्त है। अब बात करें जो आपके सवाल की, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहले नोटबंदी का हुआ। एकदम से पूरा पैसा कहीं ना कहीं जिस फ्लो में चल रहा था वो पूरा फ्लो इफेक्टेड हुआ, इन्वेस्टर्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें जैसे बजरी बहुत महंगी हो गई, लोहा बहुत महंगा हो गया। जो रेट उस समय, अगर आज से किसी को एक मान लो अपार्टमेंट की मैं बात करूं तो अपार्टमेंट का कंप्लीशन करके किसी को देना था, और मैं मान के चलता हूं कि 3 या 5 साल का बिल्डर ने वादा किया, तो उस 3 या 5 साल के दौर के बीच में ये साल या 2 साल तो जीएसटी और इन सब की वजह से बीत गया। तो एक लगातार जो एक बार कॉस्ट इंक्रीज होती है, अगर टाइम फ्रेम बढ़ता है तो कॉस्ट इंक्रीज होने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। फिर बिल्डर खुद के पैसे से नहीं करता, बहुत सारा पैसा ब्याज पे लिया हुआ होता है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा का आया, क्योंकि रेरा के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। अगर 60% आपने नहीं बनाया, 500 मीटर से बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की रेरा की जरूरत है। चलिए वो भी मान लिया, वो भी हमने करा लिया अगर एज ए बिल्डर हम देखते हैं तो। लेकिन उसके बाद भी हमें एक अलग एस्क्रो अकाउंट खोलना है, बहुत सारी चीजें इस तरह की करनी है जिसको हम उसमें जो पैसा हमने लिया वो पैसा का सारा पैसा में डालना है। हमें फिर क्वार्टरली कंप्लाइंस भरनी है, R1, R2, R3, R4 वो सब भरना है। तो वो इतना ज्यादा पेचीदा कर दिया कि बिल्डर एक पूरे जाल में उलझ के रह गया।
वो केवल प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने के अलावा बहुत कुछ अलग कर रहा है, पूरे प्रोसेस से गुजर रहा है। अब हम व्यापार की बात करें तो व्यापार के अंदर हमें बहुत सारी चीजों की उम्मीद है जो राज्य सरकार के स्तर पर होनी चाहिए। वैट के अंदर बहुत सालों से व्यापार जगत एमनेस्टी स्कीम की उम्मीद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए ताकि जो पुराने मैटर्स हैं वो सारे सॉल्व हों और कुछ न कुछ रेवेन्यू भी बढ़ेगा। काफी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास एमनेस्टी स्कीम से आएगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जीएसटी में मिसमैच की है। जीएसटी के अंदर अभी ई-वे बिल की समस्या है। ई-वे बिल के अंदर 1 लाख रुपए तक जो है, अगर माल कहीं जा रहा है ट्रांसपोर्ट में तो 1 लाख रुपए तक सारे राज्यों में लगभग छूट है। राजस्थान के अंदर 50,000 के ऊपर बनाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी समस्या अगर मैं बात करूं रिको या अपने जो रिको से रिलेटेड जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या अभी यूडी टैक्स से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं रिको के अंडर में, रिको ने डेवलप करके किसी औद्योगिक क्षेत्र को दिया या किसी अदर अथॉरिटी ने उस औद्योगिक क्षेत्र को बनाया तो वहां कहीं नगर निगम की यूडी टैक्स का रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूडी टैक्स का मतलब है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। तो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स का वहां रोल नहीं होना चाहिए। वो नोटिस भी पहुंच रहे हैं व्यापारी के पास। तो व्यापारी एक ऐसे तंत्र में उलझ के रह गया कि व्यापार नहीं कर रहा। अच्छा, फिर बात करते हैं फर्म रजिस्ट्रेशन की। शॉप एक्ट फर्म रजिस्ट्रेशन की बात करें, उसकी फीस आपने एक बार लाइफ टाइम करके आपने व्यापारी के ऊपर कर दिया। नहीं, अब आपको साल में नहीं बनाना, 2 साल का नहीं बनाना, अब आपको पूरा लाइफ टाइम बनाना है। 5,000, 10,000, 20,000 तक आपको रुपए देने। तो आप रेवेन्यू का सोर्स व्यापारी को मान रहे हो, आपको उससे वसूली पूरी करनी है, आप उसको कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। फिर पिछले बजटों में आपने घोषणा की व्यापार कल्याण बोर्ड की, वो व्यापार कल्याण बोर्ड आज तक नहीं आया। व्यापार कल्याण बोर्ड की 2 बार घोषणाएं हो गई, लेकिन दोनों बारों में आज तक व्यापार कल्याण बोर्ड नहीं आया। व्यापार कल्याण बोर्ड आने से कहीं ना कहीं व्यापारी को एक राहत मिलती है। हम व्यापारी के लिए पेंशन की बात करते हैं, हम व्यापारी के लिए, व्यापारी सबसे बड़ा करदाता ही व्यापारी है। आप सैलरी सेक्टर जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग चीजें लेकर के जाते हो, साहब उनको पेंशन मिलेगी, पुराने लोगों को पेंशन भी मिल रही है। व्यापारी का क्या, उसने जीवन भर आपको टैक्स दिया, उसने जीवन भर आपको पैसा दिया, लेकिन उसके लिए आप कोई पेंशन या वेलफेयर स्कीम नहीं लाते हो। आपको चंद कुछ छांट करके ग्राहकों के भाई 2-4 हजार हम लोगों को हम पेंशन दे देंगे, लेकिन उससे आम व्यापारी का कहाँ भला होना है। वो पूरा करदाता जो आपको लगातार पैसा और टैक्स दे रहा है, उसके लिए कुछ आप ऐसी चीजें लेकर के आते तो कहीं एक बोर्ड का गठन हो ताकि वहां पर बात कही और सुनाई जा सके, वेलफेयर की बातें हों। तो बहुत सारी चीजें, इसके अलावा एक बहुत पहले एक चीजें बना करती थी, हर डिपार्टमेंट में औद्योगिक संगठनों का कहीं ना कहीं कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था। व्यापार संगठन अपनी बातें कहता था, सलाहकार कमेटी बनती थी उसके अंदर। पिछले कुछ सालों से मैं बात करूंगा, पिछले मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल था, वसुंधरा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भूतपूर्व थी, उनके कार्यकाल से वो बननी बंद हो गई। इस बार भी उसकी कोई बात नहीं हुई कि भाई कहीं भी कोई पॉलिसी फ्रेम होती है, चाहे मैं बात करूं एमएसएमई की, चाहे मैं किसी और डिपार्टमेंट की बात करूं, तो सलाहकार से रिलेटेड कोई कमेटी ऐसी नहीं है जहां जाकर के औद्योगिक अपनी बात बताई जा सके। मैं लौटूंगा पंकज जी, आपके पास में वापस आऊंगा। मैं अशोक हमारे साथ में है इस वक्त। अशोक जी, 75,000 नौकरियों की बात कही थी पिछले बजट में। निश्चित रूप से रोजगार आज हर किसी की जरूरत है, केवल इंडिविजुअल नहीं है, उनके पेरेंट्स, उनकी जरूरत है। वो उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट में अफसर बनेगा, नौकर बनेगा, जो भी जैसे उसकी क्वालिफिकेशन है उससे भर्ती के लिए कोशिश की जाती है। मैं देखता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या भरमार चल रही है। मजबूरी है, स्कूल के साथ साथ आपको आजकल शैडो एजुकेशन भी चल गई, स्कूल के साथ साथ आपको उधर भी जाना है। तो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स कि सरकार कुछ हमारे लिए लेके आए? रोजगार की बात के साथ साथ कुछ और उम्मीदें हैं? सर, सबसे पहले तो मैं जन टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से हमारी बात पहुंच रही, क्योंकि बेरोजगारों के पास में आज एक ही साधन है, मीडिया, जो बेरोजगार साथ दे रहा है। बाकी सरकार तो बात सुन ही नहीं रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान बेरोजगार महासंघ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बेरोजगार संघ है, जिसके प्रतिनिधि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी, जो पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं भर्तियों से। अभी भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बजट से पहले भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था गोपालपुरा के ऊपर, और माननीय मुख्य महोदय से निवेदन किया था कि आपकी जो पिछले बजट में जो 75,000 भर्तियां जो आपने घोषणा की थी, उसमें कुछ भर्तियों में आपने इंप्लीमेंट किया है, कुछ वैकेंसियां निकाली है, जैसे राजस्थान पुलिस की हो, फर्स्ट ग्रेड की 5,000 वैकेंसियां हो, पटवारी की हो, लेकिन आपने वो निकाली कब? जब आप अगला नया बजट लेके आ रहे हो, नया बजट आपके सामने आ गया, उस बजट से कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले आपने भर्तियों की घोषणा कर दी, जिनको पूरी होने में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो पूरी करने में अभी इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। मेरे हिसाब से कम से कम पूरी करने में 2 से 3 साल ले लेंगे। तो दिक्कत क्या है, भर्तियों की घोषणा जो देती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। उसके साथ में हम मांग कर रहे थे, हर आयोग बना हुआ है, हम भी मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ आयोग बने, बेरोजगार बोर्ड का गठन हो। साथ के अंदर जो नया बजट आ रहा है, इसमें हमारी मांग थी कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, पीटीआई हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बिजली विभाग हो, तकनीकी विभाग हो, जितने भी तमाम विभाग हैं
उनमें भी सभी बेरोजगारी आस लगाए बैठे हैं कि भर्तियां निकलें, जिससे उनको एक रोजगार की आशा जगे कि उनको रोजगार मिल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां हो रही है सर? अभी कोचिंग की बात चल रही है, कोचिंग माफियाओं की बात चल रही है। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर लीक प्रकरण हुआ था, लाइब्रेरी पेपर लीक प्रकरण हुआ था, जिसके अंदर मदर्स कोचिंग का नाम आया था, उनके सरदार संदीप नेहरा का नाम आया था। बार बार हमने मांग की थी, हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की थी कि उनको माफिया जो भी उनको पकड़ा जाए। सर होता क्या है, पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगार बेचारे तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में उनको मिलता कुछ नहीं है। पेपर या तो रद्द हो जाता है, आउट हो जाता है, या पैसे लेके उनको भर्ती जाती है। दिक्कत क्या आती है, जो बेरोजगार गांव से किसान का बेटा जो गांव से शहर में आके कोचिंग करना चाह रहा है, लेकिन जब पेपर देके बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है 3 दिन बाद में कि पेपर आउट हो चुका है और उसका निरस्त हो गया। उसको फिर से उसी पेपर के लिए तैयारी करने लगी जाती है। दूसरी बात, सरकार महिलाओं की बात कर रही है। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं 2013 की एलडीसी भर्ती हो, 2013 की एएनएम जीएनएम भर्ती हो। सरकार एक तरफ महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रही है, हम भी सरकार से मांग करते हैं 2000 जो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने नए साल में एक तोहफा दिया था महिलाओं के लिए 11,233 पद एएनएम जीएनएम के, उसमें सरकार ने नई साल में तोहफा देकर कहा था कि ये जो भर्ती जो कांग्रेस सरकार की थी, ये जो कंप्लीट नहीं की थी सरकार ने, हम इसको पूरा करेंगे। अब हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन 11,233 पदों को बजट में पुनर्सृजित करते हुए उनको नियुक्ति दे, ताकि वो बेरोजगार जो बेचारे 6-7 साल से भटक रहे हैं उनको रोजगार मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं वापस आऊंगा अशोक आपके पास में। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। चारू जी, पिछला जो बजट था युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित किया गया था। तीनों के लिए 1-1 हजार करोड़ का फंड भी बनाया गया था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी महिला शक्ति निधि फंड भी बनाया गया था। अब वो किस पोजीशन में है, कैसे, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन महिलाओं पे काफी फोकस रखा गया था। इस बार कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों के? हाँ, बजट में ये आना चाहिए, गहलोत साहब कुछ ऐसा तोहफा दें कि महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। आपने जैसे जो इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना की बात की, तो पिछली बार बजट में मुझे लगता है कि केवल मेन एक यही योजना आई थी। जितना आप कह रहे हैं कि फोकस था महिलाओं के ऊपर, मैं तो पिछले बजट से संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, वो बजट के अंदर केवल एक वो स्कीम आई थी, लेकिन उसके बाद अभी वो धरातल पर है, अभी उस पर सतत प्रक्रिया चालू है, जारी है, और मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर अभी 60% से ज्यादा काम हो पाया होगा, क्योंकि अभी तक उसकी जो आवाज निकल करके आनी चाहिए थी, लोगों की बात समझ में आनी चाहिए थी कि इस मुद्दे पर काम हो चुका है, तो केवल वो अभी उसके ऊपर वर्किंग मेरे हिसाब से वो चल रही है। तो अभी भी जो नई योजना अगर कोई सरकार लाना चाहती है तो पहले से उसकी प्लानिंग और वर्कआउट होकर के आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम हैं वो जल्दी आने लगेंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी जो शक्ति योजना है, चूंकि वो हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस की प्रमुख रही हैं, उनको समर्पित की गई थी, तो ये तो तय है कि इस योजना का अशोक गहलोत जी मानेंगे कि इसको महिलाओं को पूरी तरीके से उनको लाभान्वित कराना है। लेकिन अभी तक वो पटल पे नहीं है, तो वो थोड़ा सा लगता है मुझे कि उसको आनी चाहिए। बाकी जो और चीजें थी, पिछली बार सुरक्षा का मुद्दा था, महिलाओं के साथ रोजगार का मुद्दा था, उनको आगे बढ़ाने के लिए और चीजें थी, तो कौशल विकास जो पुलिस के सहयोग से कुछ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग तो उन्होंने शुरू कराई, और वो हम देख भी रहे काफी टाइम से कि उन्होंने वो तरीके से शुरू हो रही है। लेकिन इसके अलावा तो कुछ और विशेष था नहीं। लेकिन इस बार हम ये चाहते हैं कि महिलाओं से रिलेटेड कुछ ऐसी योजनाएं सरकार लेकर के आए, कुछ उन योजनाओं का काम हो जिससे कि महिलाओं को आगे बढ़ने में, अपना स्वावलंबन बनाने में इजीनेस हो। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज के ऊपर काफी काम किया था कि लोगों को कम उसके ऊपर जो है राहत मिले और सरलता और सुगमता के साथ काम हो। तो वो महिलाओं को काफी कुछ परेशानी आती है। हालांकि बिजनेस लोन और काफी सारी योजनाएं पिछली बार आई थी, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग बहुत स्लो प्रोसेस में जो चलती है पहले साल में, हम चाहते हैं कि दूसरे साल के अंदर बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस होकर के और वापस काम हो। मैं एक बार फिर जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, रिक्रूटमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दो चीजों की आपने बात कही है। किस तरह का रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं? अभी आवश्यकता का ऑफिसर्स, या नीचे के स्तर पे महिला कांस्टेबल्स की भर्ती ज्यादा हो, या फिर कांस्टेबल्स की भर्ती ज्यादा हो, या फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो हैं, अब तो शायद एएसआई तक या हेड कांस्टेबल तक दे रहे हैं वो कुछ धाराओं की जांच के लिए। इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए ताकि बजट में अनाउंसमेंट हो सके कि हाँ पेंडेंसी तो खत्म हो,
बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 9, 18, 27 जी ये वेतन मिलता है। तो जैसे 9 साल हो गए, 9 साल के बाद उसको कांस्टेबल को अपने आप हेड कांस्टेबल का वेतन मिलता है, लेकिन उसका पद नहीं बढ़ता। और उसके बाद वो 18 साल के बाद वही कांस्टेबल रहता है, लेकिन उसको एएसआई का पद, एएसआई का वेतन मिलने लग जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार को ये पेंडेंसी और इन चीजों को कम करने के लिए 9, 18, 27 जैसे लागू करे, वैसे ही उसका पद भी बढ़ा देना चाहिए। चाहे वो उस काबिल ना हो, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो काबिल नहीं हो तो इस स्थिति में मत लगाइए उसको। लेकिन जिस प्रकार से आईपीएस अधिकारियों को बिल्कुल समयबद्ध प्रमोशन मिलता है, समयबद्ध तरीके से उनको वेतन मिलते हैं, इसी तरह से 9, 18, 27 की भी पालना होनी चाहिए। पालना होने से क्या होगा, एक तो आपको जो रिक्रूटमेंट कर रहा है ऊपर, तो एएसआई से थानेदार जल्दी मिल जाएंगे, एक आपको हेड कांस्टेबल से एएसआई जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप ये सोचते हैं, आपके मन में संकोच है कि कांस्टेबल कुछ नहीं कर पाएगा। आजकल कांस्टेबल जो है वो बीए एमए पास आ रहे हैं, बिल्कुल, उनको सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो वो हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो आप ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग के लिए जो आप समयबद्ध कार्यक्रम चलाते हैं, वो समयबद्ध ही होना चाहिए। रिक्रूटमेंट भी समय से ही हर साल होना चाहिए, उसके लिए कैलेंडर। और वो क्या मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर उसके अंदर कोई कमी रखता है, तो अगर अधिकारी स्तर पर रखता है, सरकार स्तर पर रखता है, तो उसको पनिश किया जाए कि भाई तुमने इस समय पर इस तरह से क्यों नहीं किया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आज हमारे एफएसएल के अंदर 250 पद रिक्त हैं। अब एफएसएल आज के जमाने में हमारी पुलिस की रीढ़ की हड्डी है। उसके अंदर डीएनए टेस्ट है, दूसरे टेस्ट हैं, वीरी टेस्ट हैं। ऐसे टेस्टों में टाइम लग जाता है। परिवादी रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसको तुरंत एग्जामिन की आवश्यकता पड़ती है, एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। अगर कोई सरकार की तरफ से कोई प्रेशर है, अधिकारियों की तरफ से कोई प्रेशर है, तो उसको प्राथमिक तौर पर देख लेते हैं। बाकी आम जन की जो शिकायतें हैं, आम जन की जो रिपोर्ट है, उनके पास साल 1.5 साल टाइम लग जाता है। तो आप एफएसएल को भी हमारे साथ इसके अंदर बिल्कुल तुरंत करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो प्रमोशन है, उन प्रमोशनों के अंदर जो 2-2, 3-3 साल में होते हैं, ये भी इन प्रमोशनों को भी अच्छी तरह से जल्दी करें। तीसरा यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे राज्य के अंदर स्थिति खराब होती है लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं है। हमारे पास पुरानी ढालें हैं जो लकड़ी की बनी हुई है, भारी है, सिपाही उनको लेके चल नहीं सकता है, लंबे समय तक हाथ में लटकाए नहीं रह सकता। हेलमेट ऐसे हैं, भारी भारी हेलमेट हैं, उनके कांच घिस गए, अगर वो सामने लगाता है तो उसमें उसको नजर कुछ नहीं आता है। इसी प्रकार से जो डंडे हैं, जो गन है, जो आपको गैस जारी करती है, वो गनें पुरानी पड़ गई हैं। गैस के जो कैप्सूल हैं वो पुराने हो गए हैं। जो हथियार हैं, आज भी आप बताइए 303 की राइफल से अभी भी कई जगह संतरी पहरा देते हैं। क्या ये 303 की राइफल अभी लागू है? इनकी जगह तो जो नए आ गए हथियार, सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरीदना चाहिए, उसके पास में जो है वेपन, कम से कम उसको चलाना तो आना चाहिए, नहीं तो फिर पपला जैसे कांड। बिल्कुल, ट्रेनिंग नहीं है ना कि एक्चुअली क्या है कि एक बार ट्रेनिंग के अंदर तो हथियार चलाता है, बजट के बाद बजट इसमें के लिए भी मुकर्रर किया जाना चाहिए ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग केवल घूमने के लिए नहीं, आप अगर किसी को ट्रेनिंग पे भेज रहे हो, मैं किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूंगा, बड़ी रोचक बात बताता हूं। टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए या फव्वारा योजना के लिए हम यहां से अधिकारी को भेजते हैं कि आप जाइए 10 दिन इजराइल जाकर के आइए, आप स्वीडन जाकर के आइए, वहां घूम के आइए और देखिए कि वहां कैसे काम हो रहा है। जब आता है उसके 7 दिन बाद में ट्रांसफर हो जाता है। अरे भाई, आपने उसको सीखने भेजा था, हनीमून पे भेजा था। अब ये एक मुझे लगता है कल्चर खत्म करना चाहिए। ड्यूटी होनी चाहिए कि आप सीख के आ रहे हो वहां से, आप पे पैसा खर्च हुआ है लाखों रुपए, तो इसका रिजल्ट भी चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट्स को ये परंपरा डाली जानी चाहिए। आप पैसा खर्च करिए, आप उनकी अच्छी व्यवस्था करिए, अगर कहीं कोई कमी है तो दूसरी जगह आप उनको भेजिए, लेकिन उसे लागू करने के लिए समय तो दीजिए उसको। जो सीख के आ रहा है वो अपने डिपार्टमेंट में किसी शेयर नहीं कर पाया, उससे पहले तो उसका तबादला हो गया। तो मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी ऐसी भी सीएम अनाउंस करें जिसे हम ट्रांसफर पॉलिसी कहते हैं, या अगर कहीं ट्रेनिंग पे आप किसी को भेजते हो तो उसको उसका यूटिलाइज तो कम से कम जो आपने खर्च किया है, जो गए हैं वहां पे और क्या सीख के आए उसका पता तो लगे। पंकज गुप्ता साहब के पास में फिर एक बार जाना चाहूंगा मैं। पंकज जी,
रियल एस्टेट की हमने बात की, एमएसएमई का आपने जिक्र किया, समय कम था, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा एमएसएमई को लेकर के हम जब बजट कर रहे, यूनियन बजट पे चर्चा कर रहे थे, तब भी आप लोगों ने कहा था कि एमएसएमई के लिए जैसे उम्मीद थी कुछ नहीं हुआ, मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसी चीजें आज भी आफ्टर जीएसटी की स्टेट गवर्नमेंट वहां राहत दे सकती है अपनी तरफ से, तो कुछ इस तरह का है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा सके? देखिए योगेंद्र जी, एक्चुअल में क्या है, एमएसएमई मैं मान के चलता हूं कि जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए इकोनॉमी में वो एमएसएमई पे दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का जो बजट था वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी एमएसएमई के डेवलपमेंट पे डालेगा। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मरते हुए एमएसएमई को पुनर्जीवित किया जाए, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय जो बहुत खराब हालत है एमएसएमई की, उसको वापस कहीं ना कहीं एक बार ग्रोथ की जरूरत है, वापस उसको एक बार डेवलप करने की जरूरत है। तो एमएसएमई के लिए कुछ स्कीम, एक जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार आई थी तो उन्होंने नई उद्योग नीति की बात की थी। अब उद्योग नीति में बहुत सारी चीजें तो आई, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एमएसएमई को एक, मैं मान के चलता हूं कि इसके लिए कोई सिस्टम नहीं आया जिससे उस पर एमएसएमई के डेवलपमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़े। कुछ न कुछ ऐसा, जैसे हम बात करते हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसा टैक्स है जो एमएसएमई को इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो एमएसएमई को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मैं अभी जिक्र करूं, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, जैसे मंडी टैक्स है, मंडी टैक्स दलहन उद्योग पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है। 1.060 मंडी टैक्स, जैसे ही कोई राजस्थान के अंदर मंडी में लेके आता है किसी उसको, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी यूडी टैक्स का जिक्र किया, रीगो के अंदर भी यूडी टैक्स के नोटिस आप भेज रहे हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा परेशानी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो दरें हैं इस राज्य की बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों के मुकाबले, वो एमएसएमई के ग्रोथ पे इफेक्ट डाल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अभी एमएसएमई के, अभी मैंने फर्म रजिस्ट्रेशन की बात की, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजन है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा दूसरा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पहले एक राज्य सरकार का एक छोटा सा एक इनहेरेंट या एक छोटा सा बाय डिफॉल्ट एक हुआ करता था कि कहीं ना कहीं वो एमएसएमई से परचेजिंग किया करता था। कोई भी डिपार्टमेंट कहीं भी कुछ भी होता था, सबसे पहले एमएसएमई को नोट किया जाता था कि भाई ये प्रोडक्ट हमें एमएसएमई से खरीदना है, तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट एमएसएमई की ग्रोथ पे होता था। अभी सरकार ने वो परचेज भी करना बंद कर दिया, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं एमएसएमई से हटकर कहीं कुछ ऐसी चीजों पे हो गया जो नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में टेक्निकली बहुत सारी चीजों को राज्य सरकार को अपने स्तर पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा सोच में, तो कहीं ना कहीं एमएसएमई की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो एमएसएमई से डेवलप होती हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को भी वही चला रहा है। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई जो पिछड़ गया, कहीं ना कहीं उसको स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे उस पे, तो स्टेट बजट में कहीं ना कहीं ध्यान दे करके। अब आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल और दूं, एक स्टार्टअप के लिए स्कीम आई थी, वो स्कीम अभी प्रारूप फेज में ही है। आपके जो उद्योग नीति के अंदर बात की गई एमएसएमई के लिए, वो कोई भी ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेम ही नहीं की गई। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो वापस कहीं ना कहीं ध्यान दे करके इसमें लाने की जरूरत है। तो कुछ देखते हैं, अब कल के बजट से पता चलेगा कि क्या कुछ होना है। देखिए, जीएसटी के बाद में कुछ ऐसी जगह है जहां पे पैसा सरकार को मिलता है, स्टाम्प ड्यूटी के जरिए पैसा मिलता है सीधा, आपके लिकर में पैसा मिलता है, वेट के अभी भी वेट का उसमें प्रोविजन जो बनाया हुआ है उसके माध्यम से, फ्यूल में सरचार्ज जो लगाते हैं उसका पैसा मिलता है, और एक और है उसमें जो पैसा मिलता है सीधा सा माइनिंग में मिलता है पैसा। ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पैसा मिलता है सरकार के पास में, रेवेन्यू सोर्सेज अब यही रह गए। बाकी जीएसटी के पेटे जितना आपके पास में आरजीएसटी मिलता है या क्या एसजीएसटी कहते हैं जिन्हें आप, वो पैसा इस वक्त मिल पा रहा है। तो रिसोर्सेज सीमित हो गए सरकारों के पास में भी, लेकिन उम्मीदें काफी हैं। और यह जो बजट है निश्चित रूप से एक सरकार के लिए बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे हमने बात की थी यूनियन बजट के वक्त तक, उम्मीदें बहुत है लोगों को, उम्मीदें आपने पैदा कर दी, और हो भी क्यों ना। हर बार ये सोचा जाता है कि चले कुछ स्थितियां बदले तो इस बार तो मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, हर बार यही सोचा जाता है। तो खैर जब बजट आएगा ये तो तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक उम्मीद है लोगों को। मैं एक बार फिर चारू जी के पास में जाना चाहूंगा। चारू जी, गृहिणी का ये ध्यान रहता है कि मेरे लिए मूल बात मेरी रसोई है, मेरे बच्चों की एजुकेशन है और परिवार की परवरिश ठीक से हो पाए। अगर वो रोजगार में है, कहीं पे नौकरी करते हैं, तो भी दोहरी भूमिका उसकी होती है। ऐसे कभी कोई चर्चा होती है कि हाँ, महिलाएं सरकार से ये उम्मीद करती हैं कि मेरे चूल्हे चौके सहित दूसरी चीजों का भी ख्याल रखा जा सके? अब आजकल जो बजट है वो केवल एक कोरा कागज रह गया है जो लास्ट में आता है।
जब बिजली की दरें की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, जो भी कुछ महंगाई बढ़ने की बात होती है तो कभी भी बढ़ा दी जाती है, आने से पहले कभी भी बढ़ा दी जाती है। तो बजट को फिर बाद में केवल हमें ये कहना होता है, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, कि साहब बजट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी कर नया नहीं लगाया गया। तो गृहिणियां तो केवल यही चाहती है बजट से कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो रसोई के सामान से लेकर के हो, चाहे वो उनके सुरक्षा से लेकर के हो, वो जो, और ये मूलभूत आवश्यकता सरकार का दायित्व है। अगर कोई भी सरकार है तो उसका दायित्व है कि महिलाओं को या अपनी प्रजा को इन चीजों को वो प्रॉपर और समय पर उपलब्ध कराए। तो ये चीजें के लिए गृहिणियां भी उनकी तरफ देखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे कैमरों की घोषणा की जाती है कि इतने 1000 के कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन वो कैमरे अभी तक पूरे नहीं लग पाए हैं। इसके अलावा चूंकि अब इसमें किसका दोष कहा जाएगा ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि किसानों को यूरिया समय पे नहीं मिलता, बीज समय पे नहीं मिलता, लाइट समय पे नहीं मिलती, उधर स्टोरेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमें सामान, टमाटर जैसी चीज 50 रुपए किलो, क्या कहते हैं आपके प्याज जैसी चीज 100 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। तो गृहिणियां तो देखिए आदतन इसकी आदी हो गई हैं, लेकिन गृहिणियां अशोक गहलोत की सरकार से अपेक्षा करती है कि वो कुछ ना कुछ अपने, उनका एक मूल मंत्र था और पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन फ्री करूंगा राजस्थान को, और जीरो करप्शन के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो अभी भी हम ये चाह रहे हैं, हम ये जानते हैं कि सरकार इस लाइन पर जरूर काम कर रही होगी, क्योंकि पुराना जो भी कुछ हुआ होता है उसको एकदम से नहीं मिटाया जा सकता। तो धीरे धीरे इन चीजों पे अगर रोक लगाई जाएगी तो हमारी रसोई, हमारी सुरक्षा, हमारी जो और जरूरतें हैं वो हमको समय पर मिल पाएगी। तो हम आशान्वित है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हम गृहिणियां बिल्कुल ऐसा कुछ उम्मीद करते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो हाँ, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ गर्ल्स कॉलेज या शौचालय भी होने चाहिए। अभी भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था आंगनबाड़ी केंद्रों में और दूसरी जगह पे। दूसरा, एक न्यूट्रिश की बात की जाती है कि न्यूट्रिश फूड मिलना चाहिए। आज भी निरोगी राजस्थान मुख्यमंत्री लेकर के आए हैं, लेकिन इसका एक पार्ट है ये, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि लोग बीमारी ना हो, तो उस दिशा में महिलाओं के सेहत का एक बड़ा इश्यू है अभी भी। सर वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह की योजनाएं पहले से ही चालू हैं। जी, न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग का अभाव है अभी भी। न्यूट्रिशन का प्रॉपर उन्होंने दे रखा है, शिक्षा का ऊपर दे रखा है, आशा सहयोगिनी के माध्यम से टीके वगैरह लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, आंगनबाड़ी महिलाओं को इस मामले में किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है। अगर उस मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए तो बच्चियां भी आगे पढ़ेंगी और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, अच्छी माँ बनेगी, तो अच्छा देगी। न्यूट्रिशन न्यूट्रेट भी है कि नहीं, मुझे लगता है कि एक बार उसकी भी जांच होनी चाहिए कि हम जो न्यूट्रिशन के आड़ में दे रहे हैं कि हाँ इससे बच्चों का तो न्यूट्रेट है, लेकिन अगर आप करप्शन रोक देंगे जी तो शायद कहीं ना कहीं वो प्रॉपर जगह पे पहुंचना अगर शुरू हो गया तो हम इस चीज को हम पहुंचा देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो करप्शन है, चाहे वो धनिये के लिए वो लोग या सरकार ने इस तरह के मील्स बनाए हैं कि उनको प्रॉपर 7 दिन का उनको आहार चाहते हैं कि बच्चों को मिले, लेकिन होता क्या है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद ही अपना खाना पकाते हैं, खुद ही उनको बर्तन मांजने होते हैं। कई बार हमने अखबारों में ऐसी मतलब चीजें भी देखी है। तो उन पे रोक होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि इस पे आगे से। बिल्कुल, तो कुछ ऐसी उम्मीदें की जानी चाहिए। निरोगी राजस्थान से जुड़ा हुआ एक बड़ा तबका महिलाओं का है, जिसमें उनके साथ में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। पिछली बार कुछ मेडिसिन बढ़ाई भी गई हैं, उसमें कुछ एक बड़ी जो बीमारियां हैं उनकी दवा मुफ्त की गई है। मुझे लगता है कि एक जनता से जुड़ा बजट मुख्यमंत्री पेश करें और जनता की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मैं अशोक के पास एक बार फिर जाऊंगा। अशोक, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के आपने भी सवाल खड़ा किया, विधानसभा में अभी भी सवाल उठा इस पे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे एक माफिया पनप गए, इसमें शिक्षा के आड़ में माफिया। तो इस पे लगाम लगाने के लिए कुछ टास्क फोर्स या कुछ इस तरह के गठन की उम्मीद करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कुछ ऐसा विंग बनाए या फेयर एग्जामिनेशन हो सके हर चीज का। सर देखिए, जो कोचिंग माफिया की बात है वो बात बिल्कुल अभी विधानसभा में उठी थी और हम भी राजस्थान बेरोजगार महासंघ भी काफी समय से इसकी मांग उठा रहा है कि कोचिंगों के लिए एक आयोग बने। दिक्कत क्या हो रही है सर, एक कोचिंग में फीस है लाख 1.5 लाख रुपए बच्चे फीस के दे रहे हैं, किसी को 10,000 रुपए है, मतलब किसी को फिक्स नहीं है। आप हर कोचिंग अलग अलग फीस है, लाखों में फीस जा रही है। एक ग्रामीण बेल्ट से किसान का बच्चा बैठ के जयपुर आ रहा है, वो पढ़ने के लिए आ रहा है,
पहले तो किसी भी तरीके का वो कम से, अगर हम राजस्थान पुलिस की बात करें तो उसकी मुझे लगता है कि 12 से 15,000 फीस है, 12-15,000 फीस उसकी 3 महीने की दे रहा है। लेकिन वो 3 महीने में देखिए एक क्लास में 400-400 बच्चे, 500-500 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है। दिक्कत ये आ रही है, हम बार बार सरकार से भी मांग कर रहे हैं, जो कोचिंग माफिया जो लिप्त है प्रकरण में, अभी लाइब्रेरी पेपर की बात भी हुई थी, उसको बंद सीज किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे थे कि भाई जो भी प्रकरण लीक होते हैं, जो भी पेपर आउट प्रकरण होते हैं, जो भी उसके अंदर सम्मिलित कोई भी हो, चाहे वो कोई कोचिंग माफिया हो चाहे कोई भी, उसको जल्द से जल्द पकड़ के बेरोजगार साहब न्याय किया जाए। लेकिन होता क्या है सर, इतने टाइम से अगर हम बात करें, लगभग 3 महीने हो गए लाइब्रेरी पेपर आउट होने के बाद में, आज तक उस प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ, जो उसके मुख्य सरगना थे वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। लेकिन प्रशासन कह रहा है एक अगर किसी बेरोजगार ने कहीं धरना प्रदर्शन कर दिया तो उस पर मुकदमे हो जाते हैं, उनपे जिस समय कम है। मैं एक बार चारू जी कुछ कहना चाह रही है बीच में। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि किसी जमाने में ये कहा जाता था कि छोटे मतलब अगर बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो इसका मतलब वो डफर है, लेकिन आज की तारीख के अंदर वो ये माना गया है कि अगर वो कोचिंग में जा रहा है और बड़े अच्छे कोचिंग में जा रहा है तो वही आगे आएगा और वही स्मार्ट बच्चा है। इस मामले में सरकार ने भी एक पिछले साल एक योजना चालू की थी, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, जिसमें बच्चों को जो है कुछ निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी गरीब बच्चों के लिए। इसमें मेरा एक सबमिशन है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने चुने हैं उसमें भी वो जो बड़े माफिया वाले हैं कोचिंग है वही आ पाते हैं। उसका एक जो निर्धारण किया गया है उसमें ये कि 500 से अधिक अगर उसमें बच्चे हैं तो वही सरकार की इस योजना में एलिजिबल होंगे, जबकि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैनर पे नहीं, वो जो गुरु जो वहाँ पढ़ा रहे हैं तो इनको छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटना चाहिए। क्वालिटी पे फोकस किया जाना चाहिए। यही एक दुर्भाग्य मैं कहूंगा प्रदेश का कि राजस्थान के आंकड़े आज मैं देख रहा था, एक भी यूनिवर्सिटी A++ नहीं है। ये दुर्भाग्य कहेंगे इसको। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, 27 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 7 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अगर उसके बावजूद ये स्थितियां हैं तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। तो चलिए मैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं एक नए पैनल के साथ में। बने रहिए गहलोत साहब के बजट में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रिशन दिया जाएगा, बजट में जो अनाउंसमेंट किया 28,600 करोड़ के में। यहां तो सबसे बड़ी बात जरूरी यह है कि हेल्थ सेक्टर को न्यूट्रिएट करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर व्यास जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, हर सरकार जब सत्ता में होती तो एक बात कहती है पार्टी, और जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं कि आपने भट्ठा बैठा दिया प्रदेश को, हर व्यक्ति पर इतना कर्ज है अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं। जब सत्ता में बैठते तो हम कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स आपको अगर ये पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम एसेट्स खड़े कर रहे हैं, उसे वो लॉजिक ये दिया जाता है। तो बजट हमेशा घाटे का तो होता ही, बात तो सही है, लेकिन कहीं इस घाटे को भी कंट्रोल तो करना होगा। आज नहीं तो कल चुकाना तो होगा प्रदेश को। सर, पहला निवेदन तो ये करूं कि इस लोकतंत्र में अधिकारियों को भी और आम जनता को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी ये मान के चलना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। ये बजट किसी पार्टी का नहीं होता, ये बजट किसी सरकार का नहीं होता है। जब विधानसभा में पारित हो जाता है तो ये बजट जनता का होता है, जनता के लिए होता है, और अधिकारी भी उसको उसी भावना के साथ लागू करता है, उसी भावना के साथ लागू करना है। इसलिए ये लॉजिक, ये तो क्षमा कीजिएगा, सांख्य के आंकड़े आप जिसको जिस तरीके से घुमाना चाहो आप घुमा सकते हो। आप, मैं यहां बैठा हूं, आप ये कह सकते हो सर आपने कोट तो ठीक पहना लेकिन आपने नीचे जो पहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप वहां ले गए, अरे कोट मैं इसलिए पहन रहा हूं कि मेरी सर्दी रुके। इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कर रहा हूं एग्रीकल्चर पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर और चीजों पर कि वो इन्वेस्टमेंट है ताकि अच्छे लोग, अच्छे नागरिक आए। लेकिन आप आंकड़ों में घुमा करके सत्ता में बैठते ही ये सोचना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि हम इन छोटी बातों से ऊपर उठ करके ये बात करें। अभी साहब ने बात करी मानकों की कि हम मानक कितने प्राप्त कर पाए, हम कितने मानक प्राप्त कर पाए। आप ये तो सोचिएगा, सरकार को सोचना पड़ेगा 65 साल की उम्र करने के बावजूद भी डॉक्टर सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहता। क्यों? जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं,
क्यों नहीं रहना चाहता? वो क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाता है? केवल तनख्वाही एक चीज नहीं है सर, उसका मान सम्मान भी एक चीज है। जब उसे लगता है कि मैं कब कहां चले जाऊंगा, तो कहीं सोचता है कि यार ठीक है, अपन तो अपने शांति से बैठो। इन सारी चीजों पर मनन करना पड़ेगा सत्ताधारी पार्टी को और विपक्ष को भी। इनसे ऊपर उठ करके बात करें कि हमने मानक कितने प्राप्त करे, शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, स्पोर्ट्स में, कितने न मानक। बहुत बढ़िया प्रयोग है साहब, खिलाड़ी ऊपर तक ही नहीं आता था, तय था कि साहब इसमें दौड़ लगानी है, अमुक खिलाड़ी बढ़िया है, इसको भेज दो। अरे आप ही तय कर लेते, नीचे इससे बढ़िया खिलाड़ी बैठे हुए हैं। इस देश की धरती इतनी कमजोर नहीं हुई कि अच्छे रत्नों को पैदा नहीं कर पाए। आज भी होते हैं, पर वो नीचे सड़ रहे हैं, उनके बाबत हम सोचते नहीं है। और सर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, बजट घोषणा महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। आपने पिछली बार कहा कि साहब हम जनता क्लिनिक खोलेंगे, सर आप बताइए कितनी खुली? हमने इसी यहीं पे चर्चा करी थी और ये निवेदन करा था कि लोकल जगह पर आप ये देखिएगा आदमी का पैर कहां पड़ रहा है। हर जगह जेडीए ने पार्क बना रखे हैं, वहीं पर एक छोटी सी जगह पर आप डॉक्टर साहब को बैठा दीजिएगा, आप और हम जैसे लोग जिनके मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल एक सवाल मैं करूंगा यहाँ पे कि अरविंद केजरीवाल ने जो आप बता रहे उसी ट्रैक पे चला और निश्चित रूप से हाल ही जो इलेक्शन हुए हैं लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। दो तरह से मैं उसे देखना चाहता हूं कि उसने, माफ करिएगा, उन्होंने पहले से चौथे बजट तक अनाउंसमेंट किए, खूब पैसा भी खर्च किया। लास्ट का जो बजट आप उनका देखिए, बहुत कम अनाउंसमेंट्स थे। उन्होंने कहा कि लास्ट का साल मैं देखूं तो इसे जनता के बीच जाकर के 4 साल से मैं बड़े बड़े दावे कर रहा हूं, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना है। बहुत सारी चीजों को देखा, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और वास्तव में उसका जो दोनों बेनिफिट है, दिल्ली के लोगों को बेनिफिट मिला और दिल्ली के लोगों ने उनको भी बेनिफिट दिया। तो मुझे लगता है कि एक प्रयोगशाला के रूप में अरविंद के, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सरकार किसी को फॉलो करे, लेकिन अगर अच्छी चीज कहीं को मिलती है तो बजट का जो इंप्लीमेंटेशन जो देखा, जो चर्चाएं अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें कहा यही जा रहा है कि बजट घाटे का भी नहीं। वहां पे ये भी कहा जाता है कि दिल्ली बहुत छोटा सा प्रदेश है, 70 विधानसभा सीट है, उसका दायरा कितना है और वहां पे अलग अलग, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का भी बड़ा दखल है वहां पे रिसोर्सेज में, उसके बावजूद भी वहां पैसा लोगों को एक भरोसा दिलाया कि बजट जो बनता है वो जनता के लिए बनता है और अगर जनता पैसे नहीं देगी तो सरकार नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने भरोसा जीता काम करके। तो वास्तव में कुछ ऐसा एक राज्यों में अभी इसे देखना चाहिए, खासकर हेल्थ और एजुकेशन की जो बात की। सर राज्यों को देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि राजनेताओं को ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को जिन कामों के लिए लगाया है वो उस काम को कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप साल के बाद कभी एक सवाल तो पूछो, किसी, आप बहुत गाली देते हो ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन एक सवाल पूछो, भैया ये बजट घोषणाएं करी थी, ये क्यों नहीं लागू हुई? मैं एक निवेदन करूं सर आपसे, हर अधिकारी ये चाहता है कि मेरे यहां पर बजट सरेंडर नहीं हो, नहीं तो एक्समिशन कॉल होगा। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल इसलिए होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। आज जनता क्लिनिक खोलनी है और कहां कहां खोलनी है, मंत्री जी की तरफ देखेगा। मंत्री जी क्यों नहीं कहते कि आप, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे केवल तकलीफ बताइए, आपकी क्या तकलीफ है, मैं उसको दूर करने की चेष्टा करूंगा यदि नियम में आती है, कानून में आती है। साहब अभी आपने देखा होगा, हमने टैक्स एडवाइजरी कमेटी में एक बहुत अच्छी बात रखी थी। आप देखो जयपुर में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बड़े हॉस्पिटल हैं, सारे के सारे जेएलएन मार्ग पे। आप ये बताओ जनता चारों दिशाओं में है कि नहीं है, या सारी जनता यही है? ये बात एक विचार करने वाली बात। जनता जेएलएन मार्ग पे रहती है क्या? और लाइसेंस आप देते हो? अब तुम ये बताओ, ये सोडाड़ा से लेके बगरू तक 40 किलोमीटर है, 110 कॉलोनियां हैं, 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 5 इंटरनेशनल स्कूल है, बाहर के बच्चे आते हैं वहां पे पढ़ने, और नेशनल हाईवे है, वहां सेज है, वहां बगरू इंडस्ट्रियल एरिया है, एआरजी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां एक भी हॉस्पिटल नहीं है। बगरू में आज कोई किसी का आदमी का हार्ट अटैक आए, वो SMS तक आता है, प्राण बंगे उड़ जाएंगे। ठीक कर रहे हो आप, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें देखती क्यों नहीं है? मैनेजमेंट की बात है और मुझे लगता है कि ये वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप लैंड मुकर्रर करिए, आप दे रहे हैं तो आप उनसे को बाध्य करिए। वो जब बनाना सेवा ही करना चाह रहे हैं तो विद्याधर नगर में भी करेंगे, वो आमिर के पास भी करेंगे, दूसरी जगह भी करेंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजों को गौर इसी तरह से फरमाना चाहिए। समय कम है, मैं गोपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। गोपाल जी,
हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, कई बार ये कहा जाता है कि टूरिज्म के साथ भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे कभी ऐसा पॉलिसी नहीं दिखी। अभी तो हम ये देखते हैं कि खिलाड़ी है, खेल के आया, फोटो खिंचवाइए, और वो बहुत दिन तक तो इंतजार करता रहता है कि मेरे को समय मिलेगा, को अवार्ड देने आएगा। मैं केवल दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने स्टेट की बात कर रहा हूं कि बहुत सारी बार उनको लगता है कि जिस दौर से फिर बाद में वो गुजरते हैं कि यार हम ऐसे ख्याल क्यों पाले हमने। तो कुछ ख्वाब ऐसे दिखवाइए कि जो हाँ वास्तव में सरकार एक रेस्पेक्ट भी दे सके और उन्हें पूरा भी कर सके। देखिए, मैं बताऊं कि अभी जैसे हम सरकार को, कोई सी सरकार ही हो, उसको दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे अब खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलने लगा है, ठीक है ना। पहले जैसे हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले मेरा टाइम बताऊं, मैं एशियाड में जीत के आया था, मुझे 2,500 रुपए मिला था, सिल्वर मेडल जीता था ना एशियाड में, 75 की बात बताऊं। अर्जुन अवार्ड जब मेरे को मिला था तो 200 रुपए महीने, वो भी 4800 रुपए एक साथ नहीं मिले, 200 रुपए महीने मेरे चेक आता था। ये 80 की बात बताऊं जब मुझे अर्जुन अवार्ड, वो तो सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के लिए, तो 200 रुपए महीने हमें 2 साल तक आए, 4800 रुपए है। वो 200 रुपए अगर मान लो 4800 रुपए एक साथ मिलते तो हमारे कोई काम नहीं आते। लेकिन अब मैं ये दोषारोपण नहीं करना चाहता कि खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिलने लगा है, लेकिन इसमें क्या नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए भाई गोपाल सैनी को कोई जानता है तो इसको तो 50 लाख, राइट, वो फेयर होना चाहिए। योगेंद्र जी को कोई जानता नहीं है तो इसमें सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई नियम बना हुआ होना चाहिए, रूल रेगुलेशन। और जैसे ही खिलाड़ी आया उसको भाई आ जाइए, आज आप वो खिलाड़ी जाए मिले अधिकारियों से। खिलाड़ी को भी सोचना चाहिए कि जैसे मैं बताऊं, अभी एक खिलाड़ी हमारी खाली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी, बहुत जूनियर अभी तो खाली क्वालिफाई करिए, जाएगी या नहीं जाएगी ये तो बात की बात है, जीतेगी या नहीं जीतेगी ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ एक जाति विशेष में घूम रही। उसको सीनियर से आके मिलना भी चाहिए कि साहब मैं जीत के आया हूँ, हम उसको क्या है कि उसके आगे क्या मदद हम लोग कर सकते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, या मैं बैठा हूँ, श्री राम बैठा हुआ है, दीना राम बैठा हुआ है, और भी कई खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो एथलेटिक्स में बहुत बड़ा नाम रहा है, तो उन लोगों से मिलना चाहिए, खिलाड़ी को भी फेयर रहना चाहिए और एक नियम कानून के साथ में काम होना चाहिए। दूसरा, जैसे हमारे अब जैसे खिलाड़ी कब जैसे कोटा में आज इंजीनियर क्यों निकले, जयपुर में आज इंजीनियर क्यों निकले, हाँ। सीकर में, पलसाना में आज क्यों अच्छे कोचिंग सेंटर, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी बढ़िया, बच्चों को मेहनत करा रही। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, तो अभी तो मुझे लगता नहीं है कि वहां बहुत कुछ हो पाया है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि हाँ वास्तव में वहां से फैकल्टीज निकल सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स निकल सकते हैं। भाई जैसे शेखावाटी में किया था, शेखावाटी अपने यहाँ पे क्या काफी टैलेंट है, हाँ। अगर लेकिन अभी तक तो क्या है वहाँ पे बाउंड्री वॉल खींची है 10-12 साल में तो अभी क्या है वहाँ बिल्डिंग बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फैकल्टी। अब फैकल्टी मैं बताऊं, अभी मेरा एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, साई के जैसे सेंटर्स बने, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी बननी चाहिए जो बिल्कुल पर्टिकुलर उसी सेक्टर के लिए काम करे, कैसी टेक्नोलॉजी है, बच्चों को एजुकेट कर सके कि हाँ बिल्कुल इन चीजों से आप दूर रहिए। कि हाँ, मैं देखो योगेंद्र जी, मैं बताऊं कि हमारी स्टेट यूनिट तो बनी हुई है, स्पोर्ट्स काउंसिल बनी हुई है ना, वो साई की तरह ही है, लेकिन उसमें फैकल्टी नहीं है। अब जैसे हमारे पहले 32 खेल अधिकारियों की जगह 20-22 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, अब करीब 90% रिटायर्ड हो गए। अब हमारे, लेकिन अब की बार आपका सौभाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है एटलीस्ट वो खुद एक खिलाड़ी है, हाँ। तो कम से कम समझते हैं, तो ये थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन बिना फैकल्टी के वो भी क्या करेंगे। मतलब आप जैसे मुझे बताइए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, अब वहाँ पे कोई पेपर अटेंड करने वाला ही आदमी नहीं है। अब क्या मैं आपको बता रहा हूँ 20-22 में सब 3-4 रह गए, वो भी अभी एक तो अभी हमारा 80 दिन में रिटायर्ड हो जाएगा जो जयपुर में लग रहा है, फिर हमारे दोनों सेंटर बिल्कुल वो। तो कुल मिलाकर के संसाधन और फैकल्टीज और इनका ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मूल एजेंडा है जो सरकार को इस ओर ध्यान देना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा आपके पास में सीमित होगा, उम्मीदें बहुत सारी हैं और उम्मीदें खुद सरकारें भी पैदा करती हैं कि ये सरकार आएगी तो पता नहीं ये क्या कर देगी, तो उम्मीदें उसी तरह से बढ़ना शुरू होती हैं। खैर, लेकिन देखना होगा कि जादूगर हैं गहलोत साहब, जादू के इस पिटारे से निकलता क्या है। सबको उम्मीद है और उम्मीदों का ही बजट आने की उम्मीद है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदों के बजट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।